हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एम आई ऑडिबल? होपफुली मेरी आवाज आ रही होगी आप सब लोगों तक। और अगेन हम लोग हाजिर हैं आज वापस से। एक मिनट चेक कर लीजिए। यस, आई एम ऑडिबल, है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम मुझे आप सुन पा रहे हैं। और एक बार मैं कमेंट सेक्शन ऑन कर लेता हूं सो दैट अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं या कोई क्वेश्चंस हैं, यू कैन आस्क मी। अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसमें से यदि कोई आपको सवाल बनता है तो आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड येट इंडियन बैंकिंग सिस्टम, वो वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। और अब हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो डिस्कस करेंगे हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी पर। ठीक है। और प्रीवियस ईयर में कई ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं जहां से ऐसे सवाल उठते हैं, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी वाला जो पार्ट है वहां से बिल्कुल क्वेश्चन पूछे गए हैं। और उसके अलावा जो पार्ट इंडियन बैंकिंग सिस्टम है उससे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं या फिर रीजनल रूरल बैंक्स हैं या फिर अपने पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, वहां से सवाल बनते रहे। आरबीआई के फंक्शंस पर सवाल बनते रहे हैं। अभी रिसेंट ईयर्स में मैंने बताया भी था कि एक क्वेश्चन पूछा गया था, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का क्या मतलब है। आरबीआई के गवर्नर की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड यूपीएससी ने सवाल पूछा था। तो इस तरीके के सवाल फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं। और भुगतान बैंक पर भी सवाल पूछ चुके हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक पर भी सवाल पूछ चुके हैं। तो जो हमने 2-3 दिनों में पढ़ा है उसमें काफी हद तक ऐसे कोई क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पहले आ चुके हैं। Now we are focusing on and we are heading towards a new topic. अब हम आज डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। आज के सेशन पर चर्चा करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही the topic is most popular and most demanding for the UPSC, UPPCS, RO, anything जिसकी भी तैयारी आप कर रहे हैं उन सभी एग्जामिनेशन में वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और रिक्वायरमेंट है उस टॉपिक की, ये समझना है आपको। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आज का सेशन शुरू करते हैं। और सबसे पहले लिखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, ये हो गया हमारा मौद्रिक नीति। अब ये मौद्रिक नीति से संबंधित सवाल आज डिस्कस करने हमने। ठीक है, क्या है मौद्रिक नीति, ये आ जाओ भाई। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि भारत में एक मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब ऐसी नीतियां जो बृहद स्तर पर, बड़े स्तर पर पॉलिसीज को पूरी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि उनमें बदलाव लाती हैं, उनमें परिवर्तन लाती हैं। वो ऐसी पॉलिसीज जो भारत में एम्प्लॉयमेंट पर असर डालती होगी, ऐसी पॉलिसीज जो भारत में इन्फ्लेशन पर असर डालती होगी, जो ऐसी पॉलिसीज जो पूरे देश की क्रेडिट नीतियों पर असर डालती होगी, तो उन पॉलिसीज को हम मानकर चलते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है। If we talk about monetary policy, तो monetary policy is a set of guidelines to control inflation या to control money supply and interest rate. तो हम लिख सकते हैं monetary policy is a set of guidelines, तो set of guidelines to control money supply and interest rate। ठीक है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं मुद्रा की आपूर्ति एवं ब्याज दर, मुद्रा की आपूर्ति एवं ब्याज दरों से संबंधित या ब्याज दरों के नियंत्रण से संबंधित जो नीति है, नीति मौद्रिक नीति है। कैसी नीति है भाई? मौद्रिक नीति, यानी कि एक ऐसी नीति जिसमें मुद्रा की आपूर्ति को आपको विनियमित करना है, रेगुलेट करना है, और या फिर आपको ब्याज की दरों को भी कंट्रोल करना है। तो वो काम यहां पर मौद्रिक नीति के द्वारा किया जा सकता है। अगर हम इसका
कानूनी आधार देखें या लीगल आधार देखें तो क्या हमारे पास कोई ऐसा आधार है कि ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाएगी, कहीं संविधान में लिखा है या किसी एक्ट में लिखा है? तो बिल्कुल हम ये लिख सकते हैं कि सेक्शन 45ZB, ठीक है, ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। तो सेक्शन 45ZB ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई अनुच्छेद 1934 के तहत के सेक्शन 45G में इट इज मेंशन्ड, यह मेंशन है कि देयर विल बी अ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है, कमेटी। तो आपको यह ध्यान रखना है कि क्या होगा, एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होगी और वो कमेटी रिस्पॉन्सिबल होगी इस मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने के लिए। इसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को हम लोग मौद्रिक नीति कहते हैं, मौद्रिक नीति कहते हैं, मौद्रिक नीति समिति कहते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, अब ये जो अनुच्छेद है ये क्या बताता है? हमें ये बताता है कि ये 6 मेंबर बॉडी है। कैसी है? 6 सदस्यीय समिति है। ये क्या है? ये 6 सदस्यीय समिति है। 6 सदस्यीय समिति है, 6 मेंबर होंगे इसमें। अच्छा जी, यानी कि एक नीति बनानी थी हमने जिसमें ब्याज की दर और मुद्रा की आपूर्ति को विनियमित किया जाए, नियंत्रण में रखा जाए। अब वो काम करने का काम मौद्रिक नीति समिति करती है। और मौद्रिक नीति समिति क्या है? तो मौद्रिक नीति समिति अनुच्छेद आरबीआई के एक्ट 1934 के तहत सेक्शन 45ZB में दी गई। तो 6 मेंबर सदस्य, 6 सदस्यीय समिति है, 6 मेंबर हैं इसमें, प्रॉपर होंगे। अब इन 6 मेंबर्स में से 3 सदस्य या 3 मेंबर जो आपके हैं वो होते हैं आरबीआई से, ठीक है। 3 मेंबर फ्रॉम आरबीआई एंड 3 सदस्य या मेंबर जो हैं वो होंगे गवर्नमेंट के, यानी कि सरकार की तरफ से, ठीक है। तो 3 फ्रॉम आरबीआई एंड 3 फ्रॉम गवर्नमेंट, सरकार की तरफ से होंगे, ठीक है। तो 3 फ्रॉम आरबीआई एंड 3 फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की तरफ से होंगे। वन मोर थिंग, अब ये 6 सदस्यों में भाई चेयरमैन कौन होगा, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? ये भी सवाल पूछा हुआ है कि क्या वित्त मंत्री इस मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता करते हैं? नहीं, इन्हीं 6 मेंबर्स में से आपको ध्यान रखना है कि जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं, गवर्नर जो होते हैं वही इस के अध्यक्ष भी होते हैं। अध्यक्ष मतलब ही इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। तो उन्हीं का काम है इसे पूरा चलाना और वही इसके अध्यक्ष भी होंगे। तो देयर इज अ 6 मेंबर बॉडी, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन एंड टू कंट्रोल द मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट। लेकिन ये करते कैसे हैं? तो इनके पास एक समिति है, जो समिति 6 मेंबर्स की है एंड 3 इज कमिंग फ्रॉम द आरबीआई एंड 3 इज कमिंग फ्रॉम गवर्नमेंट। और उन 3 में से एक आरबीआई का गवर्नर भी होता है, सो दैट ही इज आल्सो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, वो उसकी अध्यक्षता भी करते हैं, ठीक है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई मौद्रिक नीति बनाई जाएगी ये उसका बाई मंथली रिव्यू करते हैं। बाई मंथली रिव्यू का मतलब है द्विमासिक समीक्षा, द्विमासिक समीक्षा, ठीक है, द्विमासिक समीक्षा। अब द्विमासिक समीक्षा का मतलब क्या हो गया कि इट इज बेसिकली वी कैन से कि ये जो सदस्य बैठते हैं, जो ये जो भी नीति बनाते हैं, बेसिकली ये उसे रीचेक करते हैं ऑन एवरी 2 मंथ्स। ये उससे पहले भी कर सकते हैं, उसके बाद भी कर सकते हैं, बट मिनिमम ये 2 महीने में बैठ ही जाते हैं। उसके पहले भी बैठ सकते हैं इफ इट इज इन नीड, दे कैन सिट टुगेदर बिफोर द 60 डेज। ऐसा नहीं कि उन्होंने 60 डेज कर लिया और उसमें इकोनॉमी बर्बाद हो रही है, होने देते क्योंकि अरे जी अभी तो मीटिंग करने का टाइम ही नहीं हुआ है, तो कैसे मीटिंग? ऐसा नहीं, दे हैव टू सिट टुगेदर एंड दे हैव टू रिजॉल्व द इशू।
तो इनका अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है कि वाई दीज थिंग्स बिलोंग्स टू द इन 6 मेंबर कमिटीज। अब यहां पर आप देखो क्यों करना है हमें ये सब, उसको भी हमें समझना पड़ेगा। अब जैसे मैं यहां पर कहूं इन 2016 में गवर्नमेंट एंड आरबीआई, ठीक है, सरकार और आरबीआई क्या करता है, एक समझौता करता है। दे मेक्स एन एग्रीमेंट, समझौता, एग्रीमेंट, समझौता करते हैं। अब ये जो समझौता करते हैं इट इज नोन एज इन्फ्लेशन टारगेटिंग। इसको हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, यानी कि मुद्रा स्फीति लक्षीकरण। और व्हाट इज द मुद्रा स्फीति लक्षीकरण राइट नाउ? तो इन लोगों ने आपस में बैठ के कहा कि देखो जी पूरे भारत में जब कभी भी इन्फ्लेशन आती है तो उसका मेजर कॉज हो सकता है मनी की सप्लाई। देखो दो तरीके की इन्फ्लेशन आ सकती है। एक इन्फ्लेशन आ सकती है जो इन्फ्लेशन आ जाए ड्यू टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, लोगों के पास खूब पैसा हो जाएगा तो बाजार में मांग बढ़ जाएगी और उससे भी इन्फ्लेशन आ सकती है। बट एक तरीका ये भी हो सकता है कि लोगों के चीजों की कीमतें बढ़ जाए, लागत बढ़ जाए, है ना, इसको हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं। इफ दैट इज द रीजन तो उससे भी इन्फ्लेशन आ सकती है ना, वो भी एक कारण हो सकता है। अब जरा आप सोचकर देखो कि इन्होंने क्या तय किया कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग में 4 ± 2% रहना चाहिए। पहले ये 2021 तक था, लेकिन अब ये टारगेट है 2026 तक, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आरबीआई हैज टू मेंटेन इट्स इन्फ्लेशन एनुअल इन्फ्लेशन रेट बिटवीन द 2 to 6%। और 4 ± 2 का मतलब है 4% इज वेरी आइडियल रेट। ये चाहते हैं कि भारत की इन्फ्लेशन को रखना है हमें 2 से 6% के बीच में, लेकिन अगर 4% रहे तो दैट इज सुपर, है ना। तो इसका समझौता आरबीआई ने सरकार के साथ किया कि हाँ आरबीआई विल कीप वॉचिंग द इन्फ्लेशन रेट एंड दे विल ट्राई टू मेक द प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर पॉलिसी। तो इस पर्टिकुलर जो डिसाइडिंग इनका रेट है उसके अकॉर्डिंग ही पॉलिसी को बनाएंगे, ठीक है। ऐसी पॉलिसी बनाएंगे एंड उस पर वो कोशिश करेंगे कि वो इसी के आसपास रहे। अब यहां पर अगर हम देखें तो एक मॉनेटरी पॉलिसी बनानी है, उसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी समिति है, 6 मेंबर हैं और उनको एक काम भी दे दिया कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखिए 2 से 6% के बीच में। वॉट एवर द प्लानिंग यू हैव टू मेक दिस, मेक इट, एंड देयर इज नो वन टू इंटरफेयर इन योर प्लानिंग्स। यहां पर 6 मेंबर जरूर हैं बट इसके एडिशनली कोई नहीं आएगा। अगर जरूरत लगेगी तो हाँ there will be some guidelines will be provided to the RBI by the government of India, but it doesn't mean कि वो उन पर हावी होंगे और उनको कहेंगे नहीं नहीं मेरे हिसाब से ही चले, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो यहां पर समिति बना ली। अब क्या होना है, अब आगे चलते हैं और समिति जब बन गई तो उसके बाद क्या हो सकता है वो यहां पर हमें समझना है। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है कि मॉनेटरी पॉलिसी के टाइप अगर हम देखें, मॉनेटरी पॉलिसी जिसको हम कहते हैं मौद्रिक नीति। अब मौद्रिक नीति बेटा 2 प्रकार की हो सकती है भारत में और जनरली 2 ही स्टांस उसमें आपको देखने को मिलेंगे। पहला स्टांस क्या होता है, पहला हम कहते हैं एक्सपेंशनरी, ठीक है। मतलब एक्सपेंशनरी का मतलब क्या होता है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को हम कहते हैं विस्तारित, विस्तारित मौद्रिक नीति, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई। और जनरली कई बार एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को चीप मॉनेटरी पॉलिसी भी कहा जाता है ना, सस्ती मौद्रिक नीति भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो सब हम समझेंगे। फिर इसके बाद जो दूसरा टाइप है उसे हम कॉन्ट्रैक्शनरी कहते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शनरी यानी कि संकुचनकारी, ठीक है।
संकुचनकारी मौद्रिक नीति। अब संकुचनकारी का मतलब क्या हुआ कि इसको हम लोग टाइट भी कह सकते हैं, टियर भी कह सकते हैं, कठोर भी कह सकते हैं, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, वो चीज आपके दिमाग में आ गई, है ना। अब अगर आरबीआई वो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वाले हैं वो इफ दे आर ट्राइंग टू फॉलो द एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, तो इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब है कि दे विल स्टार्ट फॉलोइंग द इंटरेस्ट रेट। वो ब्याज की दर को क्या करना शुरू कर देंगे? कम करना शुरू कर देंगे या स्टार्ट कर देंगे। पहली चीज, अगर आपके देश के अंदर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई इज ट्राइंग टू फॉलो या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इज ट्राइंग टू रेकमेंडिंग टू फॉलो द एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी, दे विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग द इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट को नीचे ले जाए। ऑन द अदर हैंड कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर इंटरेस्ट रेट जो है दैट इज अप, या जो ब्याज की दरें होंगी वो ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, ब्याज दरें ज्यादा होना कम होना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? तो इसका मतलब सिंपल है, एक पूछो क्या, जब कभी भी ब्याज की दरें ज्यादा होंगी और जब कभी ब्याज की दरें कम होगी, इसका मतलब क्या है? देखो भाई, ये है आरबीआई। आरबीआई इज लिंक्ड विद द बैंक्स एंड बैंक आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द पब्लिक, so that we can say if RBI charges any interest rate from the bank, RBI बैंकों से कुछ भी इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है तो वही इंटरेस्ट रेट पास होगा या उसमें कुछ एड ऑन होगा वो बैंक से, और फिर इंटरेस्ट रेट यहां भी पब्लिक पर वही लगने वाला है। सो दैट इफ दे आर इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट तो पब्लिक के लिए भी इंटरेस्ट ज्यादा हो जाएगा एंड देन पब्लिक विल कॉल इट कि अब लोन महंगा हो गया है। बट ऑन द अदर हैंड if RBI charges low interest rate, तो बैंक will also charges the low interest rate, तब पब्लिक क्या कहने लग जाएगी? लोन सस्ता हो गया, सस्ती हो गई। एग्री करते हैं आप इस बात से कि लोन सस्ता हो जाएगा? ठीक है, लोन सस्ता हो जाएगा। तो लोन सस्ता हो जाएगा, लोन महंगा हो जाएगा। अब देखो जरा, जब इंटरेस्ट रेट को आरबीआई ने कम किया तो हम यहीं पर क्या कहने लगेंगे कि आरबीआई इज फॉलोइंग द एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, एंड व्हेन आरबीआई इंक्रीजेस इट्स इंटरेस्ट रेट तो हम क्या कहेंगे कि जब इंटरेस्ट रेट को उसने बढ़ाया देन वी विल कॉल इट इज कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। मतलब इसको हम विस्तारित बोलेंगे कि विस्तारित है, और इसको हम बोलेंगे कठोर है ना। देख लो आप, इसका मतलब यह हुआ कि जो भी इंटरेस्ट रेट यहां बढ़ाए घटाए जा रहे उनका इनडायरेक्टली डायरेक्टली असर किस पर पड़ रहा है? पब्लिक पर। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए आरबीआई की तरफ से तो फिर पब्लिक के लिए लोन लेना महंगा होगा, और जब कभी पब्लिक के लिए महंगा होगा तो पब्लिक ज्यादा लोन लेगी या कम लेगी। और इंटरेस्ट रेट जैसे ही बढ़े और पब्लिक ने कम लोन लेना शुरू किया तो हम क्या बोलेंगे कि मार्केट लिक्विडिटी, यानी कि बाजार तरलता क्या हो गई है? बढ़ने की बजाय घट जाएगी, क्योंकि अब लोन क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। और लोन अगर महंगा हो गया तो लोग बाजार से कम पैसा उधार लेंगे, ध्यान रखना, ज्यादा नहीं लेंगे, कम, है ना। और अगर इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, ब्याज की दर कम हुई है, तो लोन सस्ता हो जाएगा, और जैसे ही सस्ता हो जाएगा तो आपकी मार्केट लिक्विडिटी क्या होगी? बोलो, मार्केट लिक्विडिटी क्या होगी? वो बढ़ जाएगी, यानी कि बाजार के अंदर तरलता क्या होगी? वो बढ़ जाएगी। तो सो दैट आप यहां पर देख सकते हो
कि एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी दो तरीके की मॉनेटरी पॉलिसी होते हैं। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर ब्याज की दरों को नीचे कर देते हैं। ब्याज की दरें नीचे होंगी तो बाजार के लिए लोन सस्ता हो जाएगा, and if the loans are getting cheaper for the market will borrow more amount from the banks, तो फिर बाजार से वो जो लोग ज्यादा लोन लेंगे। and on the second hand या other hand, if we talk about the contractionary संकुचनकारी मौद्रिक नीति, तो इंटरेस्ट रेट विल गो अप। इसमें इंटरेस्ट रेट को क्या कर देते हैं, ऊपर कर लेके जाएंगे, जिससे कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी कम हो जाएगी। अब यहां तक किसी को कोई दिक्कत, उम्मीद तो मेरी ऐसी है कि नहीं होनी चाहिए। अगर है तो प्लीज लेट मी नो दिस, कमेंट करके आप बता सकते हो कि ऑल सेट, कोई दिक्कत नहीं। देखो कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे बता भी सकते हो। जब आप बताओगे देन आई विल लेट यू नो अबाउट दिस कि हाँ कि ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, अब हमने यहां से इसको मैं ना फेज आउट करता हूं आपके लिए। फेज आउट इन द सेंस कि कब कैसी पॉलिसी आरबीआई ने बनाई होगी, इसको भी मैं आपको समझाता हूं। सपोज मैं इसको दो पीरियड में बांटता हूं। एक, ठीक है, कोविड या आप इसको पैंडेमिक कहते हो, है ना, पैंडेमिक। और दूसरा मैं कहता हूं पोस्ट पैंडेमिक, है ना, पैंडेमिक। ठीक है जी, पहला क्या हुआ, पैंडेमिक, और दूसरा पोस्ट पैंडेमिक। अब आप जरा सोचकर देखो कि सपोजिंगली ऐसा हुआ हो कि हमारे यहां कोविड पैंडेमिक या पैंडेमिक के दरमियान हुआ क्या था, तो हम कह सकते हैं लॉकडाउन, है ना। बोलो, बिजनेस अगर मैं देखूं तो लॉकडाउन फॉर द बिजनेसेस, बिजनेस एम्प्लॉयमेंट, बिजनेसेस के साथ साथ लो एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट। देख लीजिए आप, अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, पैसा नहीं है लोगों के पास। और क्या है इसका परिणाम, इकोनॉमिक स्लो डाउन। तो यू हैव टू बूस्ट योर इकोनॉमी। आपको इकोनॉमी को क्या करना है, बूस्ट करना है, आगे ले जाना है। तो क्या करोगे, इफ यू आर द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, व्हाट यू विल रिकमेंड टू द गवर्नमेंट आरबीआई कि भाई ये काम करो। क्या रिकमेंडेशन देते हैं आप यही कहते हैं कि देखो लोगों के पास काम नहीं है, बिजनेस लॉस हो चुका है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारा मुश्किलात चल रही है पूरी दुनिया के अंदर। तो ऐसे में हम एक काम करते हैं कि आरबीआई को यहां पर यह सलाह देते हैं कि सर एक काम करो, बोलेंगे क्या, कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी बनाओ, है कि नहीं, यानी कि विस्तारित मौद्रिक नीति बनाइए आप। तो लोग कहते हैं मतलब इसका क्या मतलब है, तो हम इनको कहते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी बनाइए और जो ब्याज दर है उसको कम कर दीजिए, इंटरेस्ट रेट जो है उसको कम कर दीजिए, है ना। तो आप पूछोगे क्यों करना है कम भाई, क्या जरूरत है कम करने की। तो हम कहते हैं कि धीरे धीरे जिनका बिजनेस लॉस हुआ है तो उनको रीसेटअप देयर ओन बिजनेस, एंड द पीपल दोज हु आर अनएम्प्लॉयड टू गेट द एम्प्लॉयमेंट। कैसे पाएंगे, जब इंडस्ट्री तेजी से भागेगी, है ना। तो सस्ता कर्ज तो उपलब्ध होना चाहिए, और सस्ता कर्ज अगर मिल जाएगा तो बाजार की तरलता, सस्ता कर्ज बढ़ता है तो निवेश आप में बढ़ने लगता है, और फिर परिणाम आप क्या देखते हो, ग्रोथ, जिसको आप कहते हैं समृद्धि। तो ये चीज हो सकती है, ठीक है, याद रखना। तो फॉर द पीरियड ऑफ 2020 टू 2022, 2000 से लेकर 2022 के बीच, द आरबीआई वाज ट्राइंग टू फॉलो दिस पर्टिकुलर पॉलिसी, और आरबीआई स्टिक था कि हम गिराएंगे ब्याज की दरें, और फ्रीक्वेंटली आरबीआई वाज डिक्रीजिंग इट्स इंटरेस्ट रेट। कभी उसे लग जाए कि इस इंटरेस्ट रेट की वजह से मार्केट के अंदर पैसा नहीं आ रहा, तो वो भी गिरा देती थी। मतलब पर्पस था कि कैसे भी करके इंटरेस्ट रेट को गिराना है, ठीक है। तो एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी बनाई गई होगी, बट आफ्टर पैंडेमिक, अब पूरे साल 2 साल लगातार
आप इकोनॉमी में पैसा डालते रहे डालते रहे डालते रहे डालते रहे डालते रहे तो खूब सारा पैसा पहुंच जाएगा बाजार के अंदर। और जब कभी भी, याद रखना, एक कॉन्सिक्वेंस भी समझो इसका, स्टार बना लो यहां, कि फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर आप एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं तो मार्केट लिक्विडिटी जो है वो क्या होती है, बढ़ती है। बाजार की तरलता क्या होती है, बढ़ती है। और अगर बाजार की तरलता बढ़ती है ना मेरे दोस्त, तो फिर लंबे समय तक अगर ऐसा हो, लंबे समय तक अगर ऐसा हो, तो फिर इससे इन्फ्लेशन भी आ सकती है, महंगाई भी आ सकती है। और पूरी दुनिया में ही हुआ ऐसा कि 2020 से लेकर 2022 के बीच में दुनिया के हर मुल्क की सेंट्रल बैंक ने ब्याज की दरों को कम किया था और लगातार पैसा बाजार में डालते रहे डालते रहे डालते रहे डालते रहे। और आप पैसे बाजार में डालते जा रहे हो तो उससे इन्फ्लेशन तो आएगी, डिमांड तो बढ़ेगी, महंगाई आएगी। तो महंगाई जो आई उसे कैसे कम किया जाए? तो फिर ये जो पीरियड था, हम कह सकते हैं 2020 से 2022 का पीरियड और 2022 से आज का पीरियड मान लो टिल। तो अब नेचर कैसा है, हालांकि अभी रिसेंट टाइम में आरबीआई ने वापस से ब्याज की दर को कम किया। आप ये समझो आरबीआई तो 4% पे चला गया था ब्याज की दर पर, अब 6.25% है। तो पोस्ट पेंडेमिक, जब पेंडेमिक आया तब तो ब्याज की दरें कम कर दी क्योंकि मार्केट सूखी हो गई, थोड़ी सी कमजोर सी हो गई। लेकिन मार्केट मजबूत रहे इसके लिए क्या किया, बाद में जब इन्फ्लेशन बढ़ गई तो फिर वहां पर 2022 से अभी तक के सिचुएशन में हमने क्या देखा, इन्फ्लेशन, है ना, जिसको आप कहते हो प्राइस राइज, कीमत वृद्धि। ये हुई, कीमतें बढ़ गई। तो अब कीमतें बढ़ गई ऐसा, तो फिर हमने क्या करना है, तो फिर यहां पर इसे कंट्रोल करने के लिए पूरी दुनिया ही खासकर ऐसा करने लग गई कि फिर कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी अपनाने लग गई। ठीक है, संकुचन का कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना। इकोनॉमी में जब ज्यादा पैसा हो तो उसको सिकोड़ते तो कॉन्ट्रैक्शन, और जब कम पैसा होता है एक्सपेंशन मतलब उसको विस्तार दे। याद रहेगा, संकुचनकारी, व्हाट इज संकुचन कारी मौद्रिक नीति। तो संकुचनकारी मौद्रिक नीति यहां पर बनाने की बात कही गई। और आरबीआई ने फिर ब्याज की दरों को क्या कर दिया होगा, इस नीति के तहत ब्याज दर जो है वो बढ़ा दिए गए, इंटरेस्ट रेट जो थे वो बढ़ा दिए गए, जिससे क्या हुआ, मनी मार्केट लिक्विडिटी आपकी थोड़ी सी क्या हुई, कम, यानी कि बाजार तरलता जो है वो कम होती है। और अगर बाजार तरलता कम होगी मेरे दोस्त, तो फिर आपको प्राइस कंट्रोल यानी कि प्राइस स्टेबिलिटी या प्राइस नियंत्रण या प्राइस स्टेबिलिटी या कीमत नियंत्रण दिखाई देगा, स्थिरता दिखाई देगी। ठीक है, कीमत स्थिरता दिखाई देगी। तो सो दैट इट वाज द सेगमेंट जहां पर वो इस तरीके से चलने लग रहे, है ना। आज तो ब्याज की दरें उन्होंने अलग कर दी, बढ़ा दी, दूसरे तरीके से कर दी। अब ऐसे नहीं चलते, अब दूसरे तरीके से चलते, ठीक है। तो सो दैट अब अगर लंबे समय तक यही रखते तो पैसा फिर कम हो जाता। तो अभी हाल ही में आरबीआई ने ब्याज की दर को फिर से घटाया, थोड़ा सा घटाया, थोड़ा, ज्यादा नहीं। होपफुली इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी और किसी को कोई दिक्कत नहीं भी हुई होगी। अगर कोई दिक्कत हुआ करे तो हाउ कैन यू कनेक्ट विद मी, तो आप क्या करो कि चैट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ दिया करो, ठीक है।
तो सो दैट हम नेक्स्ट डे उसको चेक करके अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है, कोई डाउट हो रहा है, तो आप फिर पूछ लिया करेंगे, ठीक है? यस, चलिए लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। पहली चीज, अब हमने टाइप्स देख लिया कि दो टाइप के होते हैं, लेकिन ये कैसे काम करता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, मौद्रिक नीति साधन, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, ठीक है? अब टूल्स क्या होते हैं, यानी कि ये जो ब्याज की दरें आप कम करोगे, ज्यादा करोगे, करोगे किस चीज की ज्यादा कम? कोई तो चीज होगी ना जिसकी ज्यादा कम करनी है। यस, तो यहां पर दो तरीके की चीजें आपको देखेंगे, यानी दो टाइप के टूल्स दिखेंगे आपको, ठीक है? एक होता है क्वांटिटेटिव टूल, जिसको हम कहते हैं मात्रात्मक साधन, और दूसरा क्या होता है क्वालिटेटिव टूल्स, जिसको हम कहते हैं गुणात्मक साधन, ठीक है? तो ये दोनों टूल्स हैं, यानी कि एक ऐसे टूल्स जो केवल क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई को चेंज करते हैं, ठीक है? और क्वालिटेटिव टूल्स का मतलब वो कई सारा इंपैक्ट डालते हैं, यानी कि मनी सप्लाई को तो चेंज करते ही होंगे, लेकिन उसके प्रभाव अलग अलग होते हैं। जैसे क्या क्या टूल्स इस्तेमाल करेंगे हम इसमें? पहला याद करिए, CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है? कैश रिजर्व रेशियो। अब यहां पर आप देखो, नगद आरक्षित अनुपात, ये ठीक है? पहला क्या है? नगद आरक्षित अनुपात। दूसरा SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सांविधिक तरलता अनुपात, ठीक है? फिर क्या लिखना है? रेपो रेट, रेपो दर, ठीक है भाई? फिर क्या लिखना है? रेपो दर, है ना? नेक्स्ट, रिवर्स रेपो रेट, प्रतिवर्ती, ये सब हमें पढ़ने पता होने चाहिए होते क्या है। इसके अलावा अभी हाल ही में आ गया स्टैंडिंग, पहले नहीं था ये, डिपॉजिट फैसिलिटी, स्थाई जमा सुविधा, ठीक है भाई? स्थाई जमा सुविधा। फिर क्या होता है स्थाई जमा सुविधा के अलावा? बैंक, और कल भी यही चलेगा टॉपिक, बैंक रेट, बैंक दर। फिर आता है MSF रेट, इसको हम कहते हैं MSF दर। फिर आता है खुले बाजार की क्रियाएं, इसको इंग्लिश में कहते हैं OMO, ठीक है? चलिए आइए जरा और देखते हैं गुणात्मक और क्या साधन हो सकते हैं ये। अच्छा, दीज आर द टूल्स, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच ऑफ द टूल्स बिलोंग्स टू क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव, इनमें से कौन सा परिणात्मक या मात्रात्मक साधन है और कौन सा क्वालिटेटिव टूल है, ऐसा करके भी सवाल है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब मैं आपको करवाऊंगा बीच में,
तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसा सर ने सवाल पूछा था, है ना, बताया था ये चीज। तो गुणात्मक साधन क्या होता है? गुणात्मक साधन में मोरल परसुएशन भी है, जिसको हम कहते हैं नैतिक दबाव भी है, क्रेडिट राशनिंग भी है। ठीक है, हिंदी में भी यही लिख लो आप, क्रेडिट राशनिंग। राशनिंग मतलब होता है बांटना, बांटना, लेकिन कोई बात नहीं, क्रेडिट राशनिंग लिखेंगे, याद रहेगा हमें, राशनिंग। फिर क्या है? मार्जिन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मतलब मार्जिन आवश्यकता, ये है भाई ये। ठीक है भाई, तो सो दैट ये इस तरीके से यहां पर वी कैन से दिस कि ये इनके टूल्स है, एंड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यूजेस दीज टूल्स, इनका वो इस्तेमाल करती है। फॉर व्हाट? टू कंट्रोल द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए वो इन चीजों का इस्तेमाल करती है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना है, घटाना है, वो इन्हीं चीजों का यूज करती है, इनका ही इस्तेमाल करती है। ठीक है, एक एक करके सारा हम टूल्स देखेंगे। तो यू हैव टू बी क्लियर फॉर दिस कि यहां पर अगर क्वांटिटी ऑफ मनी चेंज करनी है इकोनॉमी के अंदर, तो क्वांटिटी ऑफ मनी इन टूल्स से चेंज होती है, इन्हीं में। अब यहीं पर मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, अगर इनमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं तो ये कॉन्ट्रैक्शनरी हो गया। हाँ भाई, यानी कि संकुचनकारी हो गया। और अगर इनके इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बजाय घटाए जा रहे हैं, मतलब कम कर रहे हैं, तो कम कर रहे हैं तो मतलब क्या हो गया? इंटरेस्ट रेट अगर कम कर दें, यही चीजें कम होंगी, यही बढ़ेंगी, तो हम कहेंगे कि ये एक्सपेंशनरी हो गया। ठीक है, यानी कि विस्तारित हो गया। इन्हीं, बस इतना ही लॉजिक है कि इनको बढ़ाया घटाया। अभी आप में से बहुत सारे लोग इन सब चीजों के बारे में नहीं जानते होंगे, जानते होंगे तो वेल एंड गुड, नहीं जानते होंगे तो सीख लेंगे, क्या हो गया इसमें, कोई नथिंग इज, ऐसा तो नहीं है कि बहुत कोई रॉकेट साइंस है जो हमें नहीं पता, है ना। तो क्वांटिटेटिव टूल्स क्या होते हैं, क्वालिटेटिव टूल्स क्या होते हैं, वो हमने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए आइए जरा, सबसे पहले हम डालेंगे हेडिंग CRR। CRR, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। ठीक है, अनुपात, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो इट इज अ सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट हेल्ड विथ RBI इन फॉर्म ऑफ कैश। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सभी वाणिज्यिक बैंकों को अपनी जमाओं का एक निश्चित अनुपात अपनी जमाओं का एक निश्चित अनुपात RBI के पास नगद रूप में रखना अनिवार्य है। मतलब सिंपल सा, ऑल कॉमर्शियल बैंक हैव टू कीप, लिखेंगे ऑल कॉमर्शियल बैंक्स हैव टू मेंटेन a certain
proportion with RBI all commercial bank have to maintain a certain proportion of their total deposit. ये भी लिख लो, certain proportion of their deposit with RBI in form of cash, नगद रूप में रखना अनिवार्य है। तो ध्यान से सुनिए, सभी वाणिज्यिक बैंकों को अपनी जमाओं का एक निश्चित अनुपात अपने पास नगद रूप में रखना अनिवार्य होता है। नगद रूप में रखना अनिवार्य होता है, नगद रूप में रखना अनिवार्य होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, नगद रूप में रखना अनिवार्य होता है। सभी बैंकों को अपनी जमाओं का एक निश्चित अनुपात अपने पास नगद रूप में रखना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो नगद रूप में रखना आरबीआई के पास। एग्जांपल लीजिए, सपोज पब्लिक, हमारी जो लोग हैं, और ये है हमारा बैंक। अगर पब्लिक ने बैंक को, ठीक है जी, याद रखना, पब्लिक बैंक को 100 करोड़ रुपए डिपॉजिट करती है, तो ये तो हो गया टोटल डिपॉजिट। ठीक, अब इसमें से एक सर्टेन प्रपोर्शन, ये क्या करेंगे, प्रॉपर तुरंत जाके लोन देने की कोशिश करेंगे, बिकॉज बाय गिविंग द लोन दे कैन मेक द मनी ना। पैसा तो ये कमाएंगे जब ये लोन देंगे तब, तो पैसा कमा सकें ठीक है, बट उससे पहले इनको रोका जाएगा कि रुको, इन्हें क्या करना है, अपने डिपॉजिट का एक सर्टेन प्रपोर्शन, निश्चित अनुपात निकालिए, और निश्चित अनुपात निकालकर कहां रखना है, आरबीआई के पास, मींस हेल्ड विद आरबीआई, ये कीप विद आरबीआई। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते, एग्जांपल कि मान लो आपका CRR 4% का है, तो भैया जो आपका 100 करोड़ है, इसका निश्चित अनुपात हो गया 4%, तो आपको 4 करोड़ रुपया वो भी कैश में आरबीआई के पास रखना पड़ेगा एज अ फॉर्म ऑफ रिजर्व में रखा है आपको। ठीक है, मतलब 100 करोड़ रुपया अगर बैंक में जमा होंगे तो उसका, अब 100 करोड़ जमा हो तो 100 करोड़ का 4%, 200 जमा है तो 200, 500, 1000, जितना भी पैसा आता जाएगा सबका। अच्छा, इसमें एक चीज और है, जैसे आज 100 आए तो आज रखना है 100, यस, कल आएंगे तो कल भी रखना है, जितने आते जाएंगे उसका, और जो निकलता जाएगा वो फिर पैसा भी निकलता जाएगा, ये भी ध्यान रखना। अगर यहां से निकलता गया तो पैसा भी निकलता जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। जैसे मान लीजिए 100 करोड़ निकाल लिए तो आरबीआई भी दे देगा, बट वो रिजर्व अपने पास ही रखेगा। जनरली अपने पास रखने का मतलब है कि ये कैलकुलेशन में तो डेली आता है, इट इज मेंटेन्ड बाय द बैंक डेली, ऑन द डेली बेसिस, इट इज कैलकुलेटेड बाय द बैंक ऑन द डेली बेसिस, डेली बेसिस पे कैलकुलेट करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 100 करोड़ आए, 100 के 100 करोड़ लोन दे दिए, अचानक से आरबीआई आया, तुमने कहा, वो पूछेगा कि ठीक है जी 100 करोड़ में से 4 करोड़ आरबीआई वाले दे दो मुझे, तुम कहो अरे सर वो अभी कहां से दे दे, हमने तो लोन दिए। लोन नहीं देना, ध्यान रखना, इन पैसों का यूज नहीं करना है आपने। इसका लीगल आधार क्या है, क्यों रखते हैं ये ऐसा, ये भी मन में आ सकता है। व्हाट इज द लीगल बेस, क्यों रखना है ऐसे, तो जरा देखो, पहली चीज, पहला पॉइंट इसलिए रखना है, अगर मैं आपसे पूछूं वाई CRR, ठीक है, तो आप पहला मुझे क्या पॉइंट बोलोगे, सर फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी वी कैन
यानी कि द आरबीआई कैन आस्क फॉर दिस। सुरक्षा एक उद्देश्य हो सकता है, क्योंकि पता नहीं कब बैंकरप्सी हो जाए, कब दिवालिया हो जाए, है ना। तो सुरक्षा आपको मिलती है थोड़ी सी इन केस ऑफ बैंक रप्सी, वो भी तो जरूरी है। दिवालियापन से सुरक्षा मिल रही है भाई, पूरा ही डुबा दो, इससे अच्छा है कुछ तो पैसा हाथ में रहे आरबीआई के। और बैंक क्या है, बैंकों का रेगुलेशन करता है आरबीआई, तो बैंक के अपनी मनमर्जी से ना करने लग जाए। ये भी जरूरी है ना कि मनमर्जी इतनी भी ठीक नहीं है कि पैसा ही डुबा दिया दूसरे आदमी का, ना वो भी काम ठीक नहीं है, दैट इज नॉट राइट। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि सिक्योरिटी एक रीजन हो सकता है, दिवालियापन एक रीजन हो सकता है कि थोड़े बहुत पैसे 100 के 100 डूब जाए, इससे अच्छा है 96 डूबे, 4 तो मिलेंगे। डूबेंगे कितने वो भी मैं बता दूंगा आपको, टेंशन मत लो। क्या आप जब कभी बैंक में पैसा जमा करते हो तो कितने डूब सकते हैं सर, इधर लिख देता हूं मैं। जो भी आप बैंक डिपॉजिट करते हो ना, वो बैंक डिपॉजिट का एक इंश्योरेंस किया जाता है, याद रखना, बाई DICGC के द्वारा, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। आई लगा दोगे तो कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो जाएगा। ये इंश्योर करता है, इंश्योरेंस कंपनी है। ये क्या है, आरबीआई सब्सिडरी है। ये सब्सिडरी मतलब समझते हो, आरबीआई की सहायक संस्था है। तो जो भी बैंक डिपॉजिट है उसका इंश्योरेंस करते हैं, और इंश्योरेंस का प्रीमियम जो है, प्रीमियम मतलब जो इंश्योरेंस कराने का लागत आती है बाई बैंक, ये पैसा भी बैंक के द्वारा दिया जाता है, बैंक के द्वारा दिया जाता है, ध्यान रखना, बैंक के द्वारा दिया जाता है। इंश्योरेंस बाई DICGCI, इंश्योरेंस इंश्योरेंस प्रीमियम बाई बैंक, बैंक देगी प्रीमियम, उसके पैसे भी बैंक भरेगी, हमको नहीं भरने। अगर हमने 100 रुपए दे दिए तो उन 100 रुपयों पर जो भी लागत आ रही है वो बैंक भरे, क्योंकि बैंक कमाई कर रही है ना मेरे पैसों को। अब आप कहोगे अगर सर डूब गया इसका मतलब सारा पैसा बच जाएगा, नहीं। आपको ध्यान रखना है, जो आपका इंश्योरेंस है वो है अप टू 5 लाख रुपया तक। निश्चिंत रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डुबा दो 5 लाख तक, आपको 90 दिन के अंदर पैसा मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेनी आपने, 90 दिन के अंदर पैसा मिल जाएगा, ठीक है। कई बार इमरजेंसी, ऐसा नहीं है कि केवल बैंकरप्सी के केसेस में नहीं, इन केस ऑफ बैंकरप्सी, अगर बैंकरप्सी हो जाए तब, या इन केस ऑफ इमरजेंसी, जैसे कई बार आप देखते हैं इमरजेंसी कि आरबीआई कह देता है कि इस बैंक से अब पैसा नहीं निकाल सकते, बैंक की हालत खराब है, तो भरे, फिर ये लोग भरेंगे पैसे। बैंक के पास पैसा नहीं है तो डरना नहीं है, 5 लाख रुपए तक सिक्योर्ड हो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ तो पैसा और सिक्योर होना चाहिए, 4% यहां सिक्योरिटी में सिक्योर हो गया, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा एक रीजन बताया जाता है कि आरबीआई एक्ट 1934 में भी ये बात दी गई है, और उसी बात के लिए यहां पर ये लिखना है, लीगल कंप्लायंस है, यानी कि कानूनी अनुपालन करना है, कानून ने कहा है कि ऐसा करिए तो ये करते हैं ऐसा, एक ये रीजन हो सकता है। जैसे हमारे कानून में कोई चीज लिखी तो मानना है तो मानना है, अब उसका फायदा नुकसान क्या मतलब है, तो आरबीआई एक्ट में लिखा है तो मानना है, तो मानना है आरबीआई ने, बात खत्म। देयर इज अ वन मोर रीजन बिहाइंड दिस व्हिच इज आल्सो एप्लीकेबल, और वो लागू होता है, और वो इंपैक्टफुली लागू होता है। एग्जांपल लेता हूं, तीसरा, टू कंट्रोल मनी सप्लाई, ध्यान रखना, मुद्रा की आपूर्ति को, मुद्रा आपूर्ति क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं आप इससे, उसके लिए भी यहां पर यह काम करता है, याद रखेंगे।
उसके लिए भी ये यहां पर काम करता है। मनी सप्लाई, टू कंट्रोल मनी सप्लाई, ठीक है भाई, टू कंट्रोल मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, उसके लिए भी ये काम करता है, ठीक है। कैसे काम करता है, एक एग्जांपल लीजिए। पहला एग्जांपल ये है कि सोचिए जरा ध्यान से कि मान लीजिए CRR 4% है। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कोई बैंक है, ठीक है, बैंक है, तो उसमें अगर CRR 4% है और बैंक के पास 100 करोड़ रुपए हैं, तो RBI को कितने मिलने, 4 करोड़। लेकिन बैंक के पास बैलेंस कितना बचेगा, 96 करोड़, है ना। दूसरी तरफ मान लो CRR 6% हो जाए, तो RBI को कितने मिलने, 6 करोड़। लेकिन इस केस में बैंक के पास बैलेंस कितना हो जाएगा, 94 करोड़। तो आप देख सकते हो कि जब कभी भी CRR कम होगा तो बैंक ज्यादा पैसा उधार दे पाएगी, तो मार्केट की लिक्विडिटी जो होगी या तरलता जो होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है। और जब दूसरी तरफ देखें क्या दिखाई देता है, जब कभी भी CRR ज्यादा होगा तो मार्केट की लिक्विडिटी बढ़ी हुई दिखाई देगी, तरलता ज्यादा दिखाई दे, मतलब सिंपल मतलब है CRR अगर ज्यादा होगा तो बैंकों को कम पैसा उधार देने के लिए बचेगा, और CRR अगर कम होगा तो बैंकों के पास ज्यादा। देख सकते हो CRR ज्यादा हुआ तो बैंकों के पास बचे कितने, बैंकों के पास बचे 94। CRR अगर कम है तो बैंकों के पास बचे कितने, 96 करोड़। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि भाई यूजिंग द CRR का प्रयोग करके भी हम यहां पर ये काम कर सकते हैं, इसको इसको मैनेज कर सकते हैं, इसको चला सकते हैं। तो CRR का प्रयोग करके भी मनी की सप्लाई को घटाया और बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो अब सवाल यह है कि जो पैसा बैंक RBI को दे देता है, क्या RBI उस पर इन्हें कोई ब्याज देता है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, RBI does not give any interest on CRR। याद रखना है या सब लोगों ने ये बात, RBI CRR पर कोई ब्याज नहीं देता है। याद रखें सभी जवान कि CRR पर कोई ब्याज नहीं देता है, ठीक है, याद रखना है। चलिए अब चलते हैं अगले रिजर्व की तरफ। अगला रिजर्व क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, STATUTOR, सांविधिक या वैधानिक तरलता अनुपात। ये ध्यान रखना, वैधानिक तरलता अनुपात। तो लीगली कुछ पैसा और रखना है रिजर्व में, यह भी एक प्रकार का रिजर्व है, बट इस रिजर्व को रखते कहीं और। आज सभी वाणिज्यिक बैंकों को, अच्छा मैं वाणिज्यिक बैंक क्यों कहता हूं, इनके लिए अनिवार्य, बाकी लोगों के लिए ऑप्शनल, ये रखता है, कभी डिपेंड करता है। सभी वाणिज्यिक बैंकों को
अपनी जमाओं का, जमाओ मतलब जो पैसा उनके पॉकेट में है, जमाओं का एक निश्चित अनुपात, एक निश्चित अनुपात, सभी वाणिज्यिक बैंकों को अपनी जमाओं का एक निश्चित अनुपात अपने पास रिजर्व के रूप में या आरक्षित रूप में रखना अनिवार्य होता है, अनिवार्य होता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं ऑल कॉमर्शियल बैंक हैव टू कीप, ऑल कॉमर्शियल banks have to maintain a certain proportion, all commercial bank have to maintain a certain proportion, एक निश्चित हिस्सा, maintain a certain proportion with itself, certain proportion of total deposit, अपनी जमा का कुछ हिस्सा रखना है अपने, टोटल डिपॉजिट with itself in form of cash, gold and government securities। ये ऊपर नहीं लिखा, कोई बात नहीं, अभी नीचे लिख देते हैं। क्या कह रहा है, ध्यान से समझो इसको। कह रहा मान लो ये आपकी पब्लिक है, उसने आपको 100 करोड़ दिया, तो लोन देने मत चले जाना। ये 100 करोड़ रुपए जो आपको मिले हैं, इस डिपॉजिट का एक काम करो, क्या, इन 100 करोड़ रुपयों में से, याद रखना है 100 करोड़ जो मिले हैं, इन 100 करोड़ रुपयों में से एक निश्चित हिस्सा निकालो। कहां निकालो, अपने पास, यानी कि बैंक इट सेल्फ, ठीक है, बैंक अपने पास। तो पब्लिक 100 करोड़ का एक डिपॉजिट अपने पास रखती, ठीक। दूसरा, अ सर्टेन प्रपोर्शन, एक निश्चित अनुपात, ठीक है भाई, एक निश्चित अनुपात। तो 100 करोड़ आया, उसका एक निश्चित अनुपात पहले कहां निकाल रहे थे, आरबीआई के पास, अब कहां निकाल रहे हैं, अपने पास। तो मान लो एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, सपोज एग्जांपल 18% हुई, ठीक है, एक एग्जांपल। तो आपने 18% निकाल दो इनको, और क्या। तो 100 करोड़ का 18% मतलब 18 करोड़ रुपए हो गए। बेटा ये 18 करोड़ रुपए चाहो तो आप कैश में लिख लो, नगद में रख लो, मतलब आरबीआई को बोला कि जितना भी, अच्छा ध्यान रखना, ये पैसा बैंक में 100 करोड़ भी आ सकता है, 1000 करोड़ भी आ सकता है, तो जितना भी आएगा उसका 18 करोड़ नहीं, 18% इतना निकालना। पता चला आप करोड़ निकाल दो, 1000 करोड़ आया फिर भी 18 करोड़ नहीं, परसेंट। 1000 करोड़ आया तो 180 करोड़, ठीक है, तो 18 करोड़। अच्छा एक दिमाग में और भी चल रहा होगा कि सर वो सीआरआर तो पहले निकाल दिए, क्या उसको निकालने के बाद निकालना है, क्योंकि सीआरआर में तो 4% निकाल दिए थे, बचे थे 96, तो क्या 96 में नहीं, सारा पैसा इसी पे निकालना है, अभी निकाल के दिखा। तो पब्लिक क्या करती है, 100 करोड़ रुपए जमा करती है बैंक में, बैंक उसको बोलती है एक निश्चित हिस्सा निकालिए, 18 करोड़ रुपए अपने पास नगद के रूप में, ठीक है। अब 18 करोड़ रुपए नगद के रूप में निकाल सकते हैं। नगद नहीं निकालना तो आप एक काम करो, इसका गोल्ड खरीद दो, स्वर्ण खरीद दो भाई, सोना खरीद लो। अगर सोना भी नहीं खरीदना तो आप इसका गवर्नमेंट सिक्योरिटी या फिर सरकारी प्रतिभूति खरीद लो, एक काम करो, ये ज्यादा ठीक है, ठीक है। तो देयर आर 3 ऑप्शंस, आप इन तीनों में कोई एक चूज कर लो, अपने पैसे रख लो। सिंपल बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, सिंपल लॉजिक है इसके पीछे। ओके, ऑल सेट, आई होप
एवरीथिंग इज गोइंग वेल। तो सभी बैंकों को अपना एक निश्चित अनुपात यहां पर रखना पड़ेगा, ये बात भी क्लियर हो गई। और सभी बैंक के अपना निश्चित अनुपात सरकारी प्रतिभूतियों में या गोल्ड में या कैश में किसी में भी रख सकती है। ये अब मैं इसको सीआरआर के साथ जोड़कर आपको बता देता हूं कि जैसे मान लो कोई बैंक है और उस बैंक में 100 करोड़ रुपए का डिपॉजिट आया है, जमा आई है, ये लो, ठीक है। अब 100 करोड़ की जमा आई तो इसमें आपने निकालने रिजर्व, ठीक है, आरक्षित अनुपात। तो दो आरक्षित अनुपात निकालिए। पहला आरक्षित अनुपात कौन सा हो सकता है बताओ सर? पहला आरक्षित अनुपात हो सकता है जो मुझे लगता है, ये लो, सीआरआर 4%, 100 करोड़ का 4%। तो आरबीआई के पास रख दो कितना, बताओ भाई, 4 करोड़, ठीक है। दूसरा हो सकता है मान लो एसएलआर 18%। तो आरबीआई के पास कितना बताओ? तो आरबीआई के पास रख दो 18 करोड़। अच्छा, अगर आपको चेक भी करना है कि करंट सीआरआर एसएलआर ये सब रेपो रेट कितना चल रहा है, वो भी हम चेक कर सकते हैं। यहां गए, देखो, है ना, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, आरबीआई, ये लो। कभी ऐसा लगे, अब मान लो 6 महीने बाद एग्जाम देना है, 1 महीने बाद, 1 साल बाद देना है, तो ऐसा ना हो कि पता चल रहा है कि हमको 1 साल पहले पढ़ा हुआ इंटरेस्ट रेट पता ना चले। तो यहां पर आपने जाना है इधर, ठीक है। तो जब इधर जाओगे आप तो पता चल जाएगा रेपो कितना चल रहा, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी कितना, एचडीएफ रेट, मतलब तरह तरह के रेट। अब जैसे हम लोग सीआरआर एसएलआर पढ़ रहे हैं, तो आप देखो सीआरआर कितना चल रहा है, 4%, एसएलआर कितना चल रहा है, 18%। यहां तक कि एक्सचेंज रेट भी बता देगा वो कि डॉलर के मुकाबले कितना चल रहा, पाउंड के मुकाबले कितना चल रहा है, यूरो के मुकाबले, ये सब बता देगा, ठीक है जी। ऐसा बिहार में क्वेश्चन भी पूछा था कि यूएस डॉलर, पाउंड और यूरो में सबसे शक्तिशाली मुद्रा कौन सी? अब आप देखो यहां हम लोगों को हमेशा याद रहता है, कौन सा याद रहता है बताओ? हम सब लोगों को डॉलर डॉलर डॉलर। डॉलर सबसे कमजोर मुद्रा है तीनों मुद्राओं के मुकाबले। पाउंड 112 रुपए का है, ठीक है। ये ध्यान रखना है भाई, इतना आसान नहीं है तो लगे फटाक से। कई बार जो चीज बहुत पॉपुलर होती है वो उतनी वैसी होती नहीं। तो एसएलआर 18% आरबीआई के पास रख दी। अब आप खुद से सोचो, बैंक के पास बैलेंस कितना बचेगा? बैलेंस बचेगा 88 करोड़, है ना। इसी को यूज करना है फॉर बैंकिंग ऑपरेशन, बैंक चलाने के लिए, यही। तो अब आप इसी को देखो, देखो जी, अगर सीआरआर बढ़ा दिया जाए तो फिर मार्केट लिक्विडिटी क्या लिखोगे? कम। तरलता क्या लिख देंगे सर? कम हो जाएगी। तरलता क्या हो जाएगी सर? कम हो जाएगी। लिक्विडिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना। अब इसी को अलग कलर से लिख देता हूं। मान लो इसे कम कर दिया जाए तो कम रखना पड़ेगा ना रिजर्व में, तो तरलता क्या होगी फिर सर? बढ़ जाएगी तरलता। इसको अगर इसको भी कम कर दीजिए तो तरलता क्या होगी? तरलता फिर बढ़ जाएगी, क्योंकि कम रखना पड़ेगा ना, फिर तो बाजार में ही जाएगा वो पैसा जो रखेंगे। सीआरआर क्यों रखना पड़ता है सर? सीआरआर इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि आरबीआई एक्ट 1934 में कहा गया रखने को। लेकिन एसएलआर क्यों रखना है? एसएलआर आरबीआई एक्ट में नहीं कहा गया, वो कहा गया हमारे इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। ये बात याद रखना, ठीक है। तो होपफुली क्लास वाज गुड, और हमने आज मॉनेटरी पॉलिसी की शुरुआत कर दी, इसके 2 टूल भी देख लिए और देख लिया कि किस प्रकार ये प्रभावी रूप से कार्य करते हैं। कल फिर मिलेंगे, ऐसे ही मिलते रहेंगे। अपने दोस्तों के साथ इसे साझा करिए और उन्हें बताइए कि अपना बैच स्टार्ट हो चुका है और इस बैच में आप जुड़े। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, सी यू टुमारो, थैंक यू सो मच।